वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए एक सुपर चाइनीज क्राइम थ्रिलर मूवी लेकर आ गए हैं, बहुत ही शानदार। लेकिन इसका इंट्रो नहीं देंगे, हम जल्दी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में चाइना के एक शहर को दिखाते हैं जहां भारी वर्षा हो रही है, और वो भी ऐसी कि उस शहर के इतिहास में इतनी बारिश कभी हुई नहीं। 2 घंटों में 200 मिलीमीटर की बारिश हुई थी। हालांकि क्रिसमस का सीजन है, लेकिन बारिश की वजह से लोग बाहर निकल नहीं पाए और घरों में बंद पड़े हैं। लेकिन ऐसे में एक शव विश्लेषण करने वाले डॉक्टर को दिखाते हैं जो रोज की तरह मुर्दा घर का एग्जामिनेशन रूम में आज भी अपना काम कर रहा है। वो एक लाश का विश्लेषण कर रहा होता है। डॉक्टर का नाम है निक की एक असिस्टेंट भी है जिसका नाम है लिन। ये भी अपनी ड्यूटी की बहुत पक्की है दोस्तों। इनके अलावा मुर्दा घर में एक सिक्योरिटी गार्ड है। इस वक्त यहाँ सिर्फ ये 3 लोग नजर आ रहे हैं। शव विश्लेषण करने से पहले डॉक्टर पैर से एक बटन प्रेस करता है जिससे कि वहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। जैसे जैसे निक शव विश्लेषण करेगा वैसे वैसे वो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करता जाएगा कि लाश की हालत कैसी थी, उसकी मौत कैसे हुई और निक की फाइंडिंग्स क्या थी वगैरह वगैरह। पहली लाश के विश्लेषण के बाद निक लॉकर रूम में जाता है जहां उसने अपने लॉकर में कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स चिपका के रखे होते हैं। असल में कुछ साल पहले निक और उसकी वाइफ एक ज्वेलरी शॉप में गए थे, पर वहां पर एक गैंग आया जिसने वहां लूट मार मचाई और तब उन्होंने निक की वाइफ को शूट किया और वहां से वो भाग गए थे। आज तक पुलिस उस गैंग का पता नहीं लगा पाई। अब भी निक अपनी वाइफ को भुला नहीं पाया है दोस्तों, और उसने अपनी वाइफ की वेडिंग रिंग को डॉलर की तरह अपने गले में पहना होता है। फिर वो वापस अपनी टेबल पर आता है और लिन के साथ अगला शव विश्लेषण करने की तैयारी करता है। इसी बीच बाहर एक वैन में 3 आदमी बैठे होते हैं। उनमें से 2 भाई हैं। बड़े भाई को हम बिगी और छोटे भाई को हम छोटे कहेंगे, क्योंकि फिलहाल हमें इनके नाम नहीं बताए जाते। और ये तीसरा आदमी शायद इनकी गैंग का लीडर है जिसे हम लीडर ही कहेंगे। ओके, तो लीडर दोनों भाइयों से कहता है कि देखो, हमें अंदर जाना है और काम तमाम करके ही निकल जाना है, तुम दोनों कोई गड़बड़ी मत करना इस बार, समझे। फिर तीनों मास्क पहन लेते हैं और वैन से उतर जाते हैं। सबसे पहले तो वो सिक्योरिटी रूम का सारा कनेक्शन कट कर देते हैं जिसकी वजह से एक भी सीसीटीवी काम नहीं करता। और इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझ पाता, ये तीनों अंदर आकर सिक्योरिटी गार्ड को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, वो फोन लाइन भी कट करके सिक्योरिटी गार्ड को लेकर एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं जहां निक काम कर रहा है वहीं पर। इन्हें देखकर निक कहता है कि शायद आप गलत जगह पे आ गए हैं, यहाँ आपके लूटने के लिए कुछ है नहीं, ये बैंक नहीं मुर्दा घर है, यहाँ सिर्फ लाशें हैं। लीडर कहता है कि ज्यादा स्मार्ट मत बनो, हम लुटेरे नहीं है। आज यहाँ पर चैंग नाम की एक लड़की की लाश आई है, उसकी बॉडी में एक बुलेट है जो हमें चाहिए। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड अपने मोबाइल से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन बिगी देख लेता है और उसका मोबाइल तोड़कर उसे पीटने लग जाता है। फिर तो वो निक और लिन के फोन्स भी ले लेते हैं और लीडर कहता है कि देखो डॉक्टर, अगर तुमने हमें वो बुलेट निकाल कर नहीं दिया तो तुम्हारी असिस्टेंट और ये सिक्योरिटी गार्ड दोनों की जान जाएगी, सोच लो। और कोई रास्ता न पाकर निक कुछ इक्विपमेंट्स लेकर मुर्दा घर की ओर जाता है जहाँ पर लाशें रखी हुई हैं। छोटू निक पर गन तानते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। उस कमरे में बहुत ज्यादा ठंड होती है। निक फिर चैंग की बॉडी निकालता है, पर वो नोटिस करता है कि लाश को देखकर छोटू को उल्टी आ रही है। इसी बात का फायदा उठाने के लिए निक कहता है कि अब मैं इस लाश की छाती को कट करने जा रहा हूँ और उसके अंदर हाथ डालकर बुलेट निकालूंगा। ये सुनकर छोटू भड़क जाता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, फिर दिखता नहीं मुझे उल्टी आ रही है। निक कहता है कि देखिए, शव विश्लेषण करते वक्त बात करने की मुझे आदत है, तुम भी आकर देख लो मैं कैसे कट कर रहा हूँ, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। वो चिल्लाता है कि तुम कोई हैप्पी बर्थडे का केक कट कर रहे हो क्या, जो मुझे मजा आएगा। अरे मुझे नहीं देखना ये, समझे। ये कहकर वो मुड़कर खड़ा हो जाता है। फिर निक उस बॉडी में से बुलेट निकालकर एक कवर में डालता है और छोटू को दे देता है। अब इनका काम तो हो गया है, लेकिन वो जाते जाते निक, लिन और सिक्योरिटी गार्ड को उस मुर्दा घर में लॉक करके चले जाते हैं। पर दोस्तों, यहाँ निक जल्दी से एक लाश के पास जाता है और यही है असली चैंग की बॉडी। निक ईमानदारी नहीं, समझदार भी है। वो यूं ही किसी की धमकी से डरकर बुलेट निकाल कर देने वाला थोड़ी ना था। असल में यहाँ एक और लाश आई थी जो बुलेट लगने से मरी थी। निक ने उस लाश से बुलेट निकालकर छोटू को दे दिया था, और क्योंकि छोटू ने लाश को देखने से इनकार कर दिया था तो निक का काम और आसान हो गया। अब लीडर और उसके आदमी कोई और ही बुलेट लेकर चले गए। लेकिन यहाँ पर अब निक चैंग की बॉडी से बुलेट निकालने में लग जाता है। यहाँ पर ये तीनों बड़े मजे में होते हैं कि बस अब इस बुलेट को नदी में फेंक देंगे, फिर हमारे खिलाफ कोई एविडेंस होगा ही नहीं। तो रास्ते में वो नदी के पास रुकते हैं। बिगी और छोटू बुलेट को नदी में फेंकने जाते हैं, लेकिन लीडर का प्लान था कि बुलेट मिल जाने के बाद वो दोनों भाइयों को शूट कर देगा। लेकिन तब वो उन दोनों की बात सुनता है, क्योंकि बिगी छोटू से पूछता है, क्या तुमने चैंग का चेहरा देखा था क्या। छोटू कहता है कि तुम तो जानते ही हो मुझे लाश को देखकर उल्टी आ जाती है, इसीलिए मैं तो दूसरी तरफ मुड़ गया था जब वो डॉक्टर बुलेट को निकाल रहा था। अब यहाँ लीडर को टेंशन होने लग जाती है और वो छोटू के हाथ से बुलेट लेकर चेक करता है
तो पता चलता है कि ये इनका बुलेट है ही नहीं, मतलब डॉक्टर ने हमें उल्लू बना दिया, उसे नहीं छोड़ेंगे अब। ये सोचकर तीनों तेजी से गाड़ी लेकर मुर्दा घर की ओर निकलते हैं और यहाँ पर निक चैंग की बॉडी से बुलेट निकाल कर रख लेता है। असल में चैंग की छाती पर शूट किया गया था, लेकिन निक उसकी पीठ में छेद करके बुलेट निकाल कर रख लेता है। इतना ही नहीं, निक इस कमरे का एक इमरजेंसी हैच यूज करके दरवाजा खोल देता है। सिक्योरिटी गार्ड इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है, लेकिन लैंडलाइन फोन का वायर तो उन तीनों ने पहले कट कर दिया था। दूसरी ओर निक अपने सिस्टम पर चैंग की पूरी डिटेल्स चेक कर लेता है, क्योंकि जब भी कोई लाश शव विश्लेषण के लिए आती है तो उसका केस फाइल भी साथ भेजा जाता है। तो चैंग का केस फाइल पढ़कर निक को पता चलता है कि चैंग असल में एक बहुत बड़े गैंग लीडर की बेटी है। किसी नशीले पदार्थ की डीलिंग में दो गैंग्स के बीच लड़ाई हुई और शूट आउट में चैंग मारी गई थी। पुलिस रिपोर्ट में लिखा होता है कि वहाँ नशीले पदार्थ की कोई डीलिंग हो रही थी, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुंचे तो ना वहाँ पर नशीला पदार्थ पाया गया और ना ही कोई रोकड़ा। ये पुलिस की फाइंडिंग्स थी। इसी बीच वो तीनों वापस मुर्दा घर आ जाते हैं। निक, लिन और सिक्योरिटी गार्ड बचकर भागने लगते हैं। निक एक लाश को उन दोनों भाइयों पर धकेल देता है, लेकिन वो उसे दूर हटाकर इनका पीछा करने लग जाते हैं। तब दिखाते हैं कि बाहर एक और आदमी है जो हेडफोन्स लगाकर काम कर रहा है। असल में ये यहाँ का हाउसकीपर है। निक और लिन तो चिल्लाते हैं कि दरवाजा खोलो, पर उसे कुछ सुनाई दे तब ना, वो अपनी धुन में मस्त होता है। अब ये तीनों उस गैंग से बचकर किसी तरह मेन डोर तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि वो इनको पकड़ते, ये तीनों बाहर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड के पास एक हथकड़ी होती है, जिसे वो डोर हैंडल पर लगाकर लॉक कर देते हैं। इस वजह से दोनों भाई दरवाजा नहीं खोल पाते। बाहर दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड के इस्तेमाल के लिए एक वैन रखी होती है। निक वैन का दरवाजा खोलता है, लेकिन उसमें चाबी नहीं होती। इसी बीच बिगी और छोटू दरवाजे पर पीट पीट कर उसे खोलने वाले होते हैं, तो ये लोग वैन को धकेल कर दरवाजे के आगे लगा देते हैं ताकि वो लोग दरवाजा ना खोल पाए। अब सिक्योरिटी गार्ड अपने फिंगरप्रिंट से बाहर का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। अब इन्हें गेट पर चढ़कर ही बाहर जाना होगा। सबसे पहले तो लिन चढ़ जाती है, पर सिक्योरिटी गार्ड को चढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है। हालांकि निक नीचे से ऊपर की ओर धकेल रहा था उसे, पर इतने में अंदर से बिगी और छोटू दरवाजे का ग्लास तोड़ देते हैं और वैन का ग्लास भी तोड़कर गेट के पास पहुंच जाते हैं। इस तरह वो निक और सिक्योरिटी गार्ड को तो पकड़ लेते हैं। सिर्फ लिन बाहर निकल गई थी। वो चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन ये लोग निक के सर पर गन रखे हुए खड़े हैं। वो कहते हैं कि चुपचाप अंदर आ जाओ, वरना इन दोनों को उड़ा देंगे अभी के अभी। ये सुनकर लिन अंदर आ जाती है। अब ये तीनों वापस इस गैंग के कब्जे में आ गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ही चोट लगी होती है, तो निक कहता है कि तुम्हारा काम करने से पहले मुझे सिक्योरिटी गार्ड का फर्स्ट एड करना है। लेकिन दोस्तों लीडर तो झट से सिक्योरिटी गार्ड को शूट करके मार डालता है और फिर गुस्से में निक लीडर से लड़ने लग जाता है, लेकिन लीडर निक को बहुत पीटता है। अब निक को इनका काम तो करना ही पड़ेगा, वरना उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो इन्हें वापस मुर्दा घर लेकर जाता है, पर इसी बीच बाहर से कोई इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लीडर पूछता है कि क्या तुमने पुलिस को कॉल किया था? निक कहता है कि हमने किसी को कॉल नहीं किया। अब लीडर लिन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम उससे बात करो। वो भी एक डिवाइस के जरिए बात करती है जो बाहर खड़े आदमी को सुनाई पड़ता है। वो पूछती है तुम कौन हो? कहता है कि अरे लिन, मैं हूँ ओवेन, यहीं पे तो काम करता हूँ, भूल गई क्या? कल उस बूढ़े का फ्यूनरल है, मैं उसकी बॉडी लेने के लिए आया हूँ। लीडर अब लिन से कहता है कि उस आदमी से कहो कि इस वक्त बॉडी नहीं मिलेगी, कल सुबह आ जाओ। पर निक कहता है कि अगर हमने अभी उसे बॉडी नहीं दी तो वो सीधे जाकर पुलिस में कंप्लेंट करेगा और फिर तुम लोग फंस जाओगे। अब लीडर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम उस बूढ़े की बॉडी दे दो, लेकिन एक बात ध्यान रहे डॉक्टर, अगर 40 सेकंड्स के अंदर तुम लाश लेकर नहीं आए तो इस लड़की का गला घोंट दूंगा। निक तुरंत मुर्दा घर में जाकर उस बूढ़े की लाश निकालने के बजाय चैंग की बॉडी को चेक करता है। उसके नाखून बुरी तरह टूटे होते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि निक जितनी देर लगाएगा वहाँ लीडर लिन का गला उतना दबाता रहेगा। पर निक ऐन वक्त पे लाश लेकर बाहर आ जाता है तो लीडर लिन को छोड़ देता है। अब लीडर निक से कहता है कि लाश को सिर्फ तुम बाहर लेकर जाओगे, ये लड़की हमारे कब्जे में रहेगी, याद रखना। तो अब छोटू लिन को गन पॉइंट पर पकड़कर दूसरी जगह पे लेके जाता है। निक अपना मुंह धो लेता है ताकि ओवेन को शक ना हो कि अंदर कोई गड़बड़ी चल रही है। वो लाश को लेकर निकलता है तो लीडर कहता है क्या तुम सच में बूढ़े की बॉडी लेकर जा रहे हो या चैंग की? इस पर निक बॉडी बैग खोलता है जिसमें एक बूढ़े आदमी की बॉडी होती है। तब लीडर उसको जाने देता है और फिर कुछ ही देर में निक बॉडी को लेकर बाहर खड़े ओवेन के हवाले कर देता है। असल में शव विश्लेषण के बाद बॉडी को उसके परिवार वालों के पास पहुंचाना ही ओवेन का काम है, इसीलिए वो आया है दोस्तों। अब वैसे निक तो किसी तरह ओवेन को बताना चाहता है कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमें मदद चाहिए। तो वहाँ पर एक मशीन होती है जिसके शार्प एज पर हाथ रखकर निक अपनी उंगली कटवा लेता है और अपने खून से उस बॉडी बैग पर 999 लिखता है, जो कि उनका इमरजेंसी नंबर है।
पर ओवन है कि उसे देखता ही नहीं बल्कि खूब पी रहा होता है। और वहाँ पर लिन को पता चल जाता है कि छोटू को लाश देखकर उल्टी आ जाती है। इसी बात पर वो उसे चिढ़ाने लग जाती है तो वो तो लिन को मार देता है, जान से नहीं मतलब वैसे मारता है। गुस्से में वो गन से भी शूट करता है जिसकी आवाज बाहर सुनाई देती है। ओवन पूछता है अरे ये कैसी आवाज है। निक चिल्लाता है एकदम से कि यहाँ पर एक खतरनाक गैंग आया हुआ है और ये कहकर वो वहाँ से बचने की कोशिश करता है। पर दोस्तों इतने में लीडर और बिगी ओवन को शूट कर देते हैं और निक को चेस करने लग जाते हैं। निक भागते भागते सड़क पे पहुंच जाता है और किसी गाड़ी को रोककर मदद मांगने लगता है पर एक कार तो उसी को टक्कर मार देती है। फिर भी निक उठकर उस आदमी से मदद मांगता है लेकिन इतने में प्रॉब्लम यह है कि लीडर वहां पर पहुंच जाता है और उस ड्राइवर को भी शूट कर देता है। अब निक जल्दी से उस कार में बच निकलने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी का कंट्रोल लीक हो देता है और गाड़ी उलट जाती है और तब निक अपनी आंखों के सामने लीडर को लिन को शूट करते हुए देखता है। निक गुस्से में चिल्लाने लगता है लेकिन फिर पता चलता है ये सब सच नहीं था। असल में निक सोच रहा था कि अगर उसने बचने की कोशिश की तो यही सब होगा, इसीलिए वो फैसला करता है कि मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। वो ओवन से कहता है कि हाउसकीपर कोई लाउड म्यूजिक बजा रहा होगा, उसी की आवाज है ये। वैसे तुमने ये बॉडी चेक तो कर ली ना ठीक से। ये कहकर बॉडी पर लिखे 999 इमरजेंसी नंबर की ओर ओवन का ध्यान आकर्षित करने लग जाता है लेकिन ओवन तो शराब पी रहा होता है। वो नशे में शराब को बॉडी बैग पर डाल देता है जिससे कि वो 999 मिट जाता है। कुछ नहीं हो सकता अब, ये सोचकर निक ओवन को भेज देता है और अब निक का काम है चैंग की बॉडी से बुलेट निकालना। पर लीडर बिगी से कहता है कि तुम जाकर देखो कि छोटू क्या कर रहा है। वो भी जाता है लेकिन वहाँ छोटू लिन के साथ गलत करने की कोशिश करता है पर लिन तो उसको धो डालती है और उसका गन लेकर बाहर आ जाती है। वहाँ तभी बिगी भी आ जाता है तो लिन उसे गन पॉइंट पर धमकाती है कि चुपचाप गन नीचे फेंक दो, पर वो बिल्कुल नहीं घबराता और लिन की ओर ही चलाता है। लिन उसे कर देती है शूट। इस तरह बिगी और छोटू दोनों को रास्ते से हटाकर लिन एग्जामिनेशन रूम में आती है जहां निक चैंग की बॉडी से बुलेट निकालने में लगा हुआ है और वो लीडर उसे देख रहा है। लिन लीडर पर गन तानकर कहती है मैंने तुम्हारे दोनों आदमियों को मार डाला तो तुम भी चुपचाप अपनी गन नीचे रख लो। वो भी रख देता है। अब लिन कहती है कि अपना मास्क उतारो। लीडर कहता है कि मास्क निकाल भी दूंगा तो भी तुम मुझे पहचान नहीं सकती। लिन कहती कोई बात नहीं, तुम बस मास्क निकालो। और निक कहता है कि रुको ना, हमें पहले इमरजेंसी को कॉल करना होगा। ये कहकर वो लीडर का मोबाइल निकाल कर 999 को कॉल करता है। उस तरफ से कोई पूछ रहा होता है कि क्या इमरजेंसी आपको बताइए, पर इतने में दरवाजा खुलता है और बिगी और छोटू एंटर करते हैं। दोनों मरे नहीं जिंदा हैं। अब निक इमरजेंसी वालों से बात नहीं कर पाता और लीडर को फोन वापस कर देता है चुपचाप। बिगी तो सीना पीट कर कहता है कि देखा देखा, मुझे बुलेट नहीं लगी, मैंने बुलेट प्रूफ जो पहन रखा था। अगर शूट ही करना था तो मेरे मुंह पे शूट करना चाहिए था तुम्हें। अब वो लिन को शूट करने वाले होते हैं कि निक कहता है रुको रुको, मुझे बुलेट निकालने के लिए लिन की मदद चाहिए वरना मैं नहीं कर पाऊंगा। इस पर वो लिन को छोड़ देते हैं। अब निक और लिन चैंग की लाश से बुलेट निकालने लगते हैं, मतलब बुलेट निकालने की एक्टिंग करते हैं वो, क्योंकि बुलेट तो निक पहले निकाल चुका था। दोनों फुसफुसाकर बात करने लगते हैं जो कि लीडर और बाकियों को सुनाई नहीं देता क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। निक कहता है कि इसके हाथ की उंगलियों के नाखून टूटे हुए हैं और उसमें खून के निशान भी थे। छोटू के गाल पर खरोंच के निशान थे जैसे किसी ने नाखून चलाया हो, मतलब इन्हीं लोगों ने चैन का कत्ल किया है। और तब दोस्तों लिन एक इम्पॉर्टेंट बात बताती है कि आपने इन लोगों के हैंड सिग्नल्स नोटिस किए? ये असल में पुलिस वालों के हैंड सिग्नल्स यूज कर रहे हैं, मतलब ये तीनों पुलिस वाले भी तो हो सकते हैं। इतना गेस करने के बाद निक उनसे कहता है कि हमें बुलेट नहीं मिला, पर हाँ इस लड़की की पीठ पर एक छेद है जिसका मतलब ये हुआ कि गोली सीने को चीरकर पीछे से यानी पीठ से बाहर निकल गई थी। ये कहकर वो पीठ का छेद दिखाता है, लेकिन असल में ये छेद खुद निक ने किया दोस्तों, जब उसने पेट से बुलेट निकाला उस समय। पर निक की बात सुनकर वो तीनों घबरा जाते हैं कि कहीं बुलेट पेट से निकलकर उसी जगह पर तो नहीं गिर गया जहां इन्होंने चैंग को शूट किया था। निक आगे कहता है कि देखो अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो खुद आकर चेक कर लो। ये कहकर वो लीडर को ग्लव्स देता है। लीडर भी चेक करने लगता है तो छोटू को फिर उल्टी आ जाती है। अब बॉडी के अंदर हाथ घुसाकर चेक करते हुए लीडर निक से पूछता है कि कुछ साल पहले तुम्हारी वाइफ एक ज्वेलरी शॉप में मर गई थी, है ना? क्या तुम्हें पता है कि उसे किसने शूट किया था? इस पर निक को बहुत गुस्सा आता है, पर तब लीडर अंदर से एक बुलेट निकाल कर दिखाता है, लेकिन निक कहता है कि ये बुलेट नहीं है, उसकी टूटी हुई हड्डी का टुकड़ा है। वो उस पर पानी स्प्रे करता है तो लीडर भी समझ जाता है कि ये बुलेट नहीं, हड्डी का टुकड़ा है। वो कहता है कि बुलेट तो यहाँ नहीं है, तो हमें उस जगह जाना होगा जहाँ पर वारदात हुई थी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारा खात्मा कर देना चाहता हूँ। अब तुम भी अपनी वाइफ के पास जाने वाले हो डॉक्टर। ये कहकर वो निक को शूट करने वाला होता है कि अचानक वहाँ दो पुलिस वाले दस्तक देते हैं। जब निक ने एक्चुअली 999 को कॉल किया था वो उन्हें कुछ बता नहीं पाया था कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन 999 वाले समझ गए थे कि जरूर कोई इमरजेंसी होगी, तो
तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और कॉल का लोकेशन पता लगाकर चेक करने के लिए अब आ गए हैं दोनों पुलिस वाले। अब लीडर जरा सोचता है कि अगर हम निक या लिन को भेजेंगे तो वो जरूर हम तीनों को फंसा देंगे। तो दोस्तों वो खुद डॉक्टर का गाउन पहनकर बाहर जाता है और उन्हें कहता है कि देखिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। पर दरवाजे का ग्लास टूटकर बिखरा पड़ा होता है और जब पुलिस उसे देखती है तो लीडर कहता है कि देखिए सर, एक नया हाउसकीपर आया था, बड़ा केयरलेस है, उसी ने सफाई करते वक्त तोड़ दिया। लेकिन तब एक पुलिस ऑफिसर जमीन पर एक बुलेट का शेल देख लेता है, पर वो कुछ पूछता नहीं और उस शेल को शूज के नीचे छुपा देता है। फिर लीडर उन्हें पूरे मुर्दा घर में घुमाता है। इतना ही नहीं, एक जगह पे निक और लिन के बीच में बिगी बैठा होता है जिसने नीचे गन रखी हुई है और उसने निक और लिन को धमका के रखा हुआ था कि अगर हमें फंसाने की कोशिश करोगे तो शूट कर दिए जाओगे। इसी बीच निक लिन को आंखों से इशारा करता है और वो फाइल्स को नीचे गिरा देती है और फिर उसे उठाने के बहाने नीचे झुक जाती है। इस वजह से बिगी का ध्यान उसकी ओर जाता है और जब वो लिन को देख रहा होता है तभी निक अपने सिस्टम में चैंग की केस फाइल देखने लगता है। वो चेक करता है कि उस केस को कौन सा पुलिस ऑफिसर हैंडल कर रहा है और तब उसे दोस्तों एक शॉकिंग बात पता चलती है कि चैंग के कत्ल के केस को हैंडल करने वाला पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं, यही लीडर है और बिगी और उसका भाई उसके जूनियर ऑफिसर्स हैं। और इन्हीं लोगों ने रिपोर्ट लिखा है कि दो गैंग्स के बीच नशीले पदार्थ की डीलिंग हो रही थी, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो मौकाई वारदात पर हमें ना तो नशीला पदार्थ मिला और ना ही कोई रकम। निक अब ये सारी बातें जान लेता है। दूसरी ओर वो दो पुलिस ऑफिसर समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है क्योंकि उन्होंने बुलेट शेल देख लिया था। तो वो लीडर को गन पॉइंट पर पकड़कर बाकियों को भी बुलाते हैं। तो निक, लिन, बिगी, छोटू सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि यहाँ का डॉक्टर कौन है। निक बताने वाला होता है कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन लीडर, बिगी और छोटू बीच में बोलने लगते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, बाकी सारे नकली हैं। इस तरह हर कोई कहने लगता है। तो पुलिस ऑफिसर्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर असल में है कौन। और तब दरवाजा खोलकर हाउसकीपर अंदर आता है और पुलिस ऑफिसर्स का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। मौका पाकर लीडर और उसके साथी पुलिस ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं। इसी बीच दोस्तों निक और लिन एक कोने में छुप जाते हैं। तब हाउसकीपर वहां से भागने लगता है तो लीडर उसका पीछा करने लग जाता है। हाउसकीपर जल्दी से एक जगह पर छुप जाता है और ये वो जगह है जहाँ पर कुछ कपड़े टंगे होते हैं। जब लाशें यहाँ पर लाई जाती है तो शव विश्लेषण से पहले उनका एड्रेस निकाल कर यहाँ रखा जाता है। हाउसकीपर वहां छुपा होता है और लीडर भी दोस्तों वहां पर आ जाता है। अब वो यानी कि हाउसकीपर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसका हेडसेट निकल जाता है और जोर का म्यूजिक बजता है। आवाज सुनकर लीडर उसको ढूंढ निकालता है और उसे शूट करके स्पॉट पर ही मार डालता है। लेकिन तभी लीडर एक बात वहां पर नोटिस करता है। यहाँ निक लिन से कहता है कि देखो, इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस ये बुलेट है, तुम इसे लेकर बाहर बच निकलो। पर इसी बीच बिगी और छोटू मिलकर उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मार डालते हैं। तब डॉक्टर एक मशीन चालू कर देता है जिसके जरिए लाशों को उठाया जाता है, वही वाली। उसे छोटू की गर्दन पर दबाकर उसे ऊपर उठाने लगता है। वो दर्द से तड़पने लग जाता है। बिगी भी उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच लिन वहां से भाग जाती है। तब निक उस रिकॉर्डिंग बटन पर एक भारी चीज रख देता है जिससे कि यहाँ की सारी बातें रिकॉर्ड होती रही। दूसरी ओर लीडर उस कमरे में रखे कपड़ों को देखता है जिसमें चैंग के कपड़े भी होते हैं, लेकिन चैंग के ड्रेस में पेट की तरफ कोई छेद नहीं होता जिससे कि बुलेट बाहर निकली हो। और वो समझ जाता है कि निक ने पक्का झूठ बोला था कि बुलेट सीने में लगा और पेट से निकल गया, क्योंकि अगर बुलेट निकल गई होती तो ड्रेस में पेट की तरफ एक छेद जरूर होता। लीडर के गुस्से का ठिकाना नहीं होता और वो निक को खत्म करने के लिए आ जाता है। इसी बीच वो लिन को भागते हुए देख लेता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है। लिन एक कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां बिखरे पड़े ग्लास के टुकड़ों पर फिसल कर वो गिर जाती है। जैसे तैसे उठकर उस कमरे में चली जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। लीडर अब दरवाजा पीटने लगता है कि चुपचाप बाहर आ जाओ वरना जान चली जाएगी तुम्हारी। पर लीडर नहीं जानता कि उसके पैरों के नीचे पास ही वो बुलेट पड़ा हुआ है जिसकी उसे तलाश है। असल में जब लिन नीचे गिरी ना तो उसके हाथ से बुलेट यहाँ पर गिर गई थी। लीडर तो गुस्से में एग्जामिनेशन रूम में जाता है जहाँ बिगी ने निक को खूब पीटा होता है क्योंकि निक ने उस मशीन में छोटू को फंसा कर मार डाला था। पर लीडर कहता है कि तुम्हारा भाई गया तो गया, पर उससे इम्पोर्टेंट चीज है वो बुलेट जो कि उस लड़की के पास है। हमें कैसे भी करके उस बुलेट को पाना है। फिर दोनों मिलकर निक को उठाकर उस कमरे के पास लेकर जाते हैं जहां लिन छुपी हुई है। वो निक के हाथ पैर बांधकर लिन को धमकाते हैं कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो डॉक्टर तो गया काम से। पर लिन दरवाजा नहीं खोलती। यहाँ निक की नजर दोस्तों फर्श पर पड़े उस बुलेट पर पड़ जाती है। अब इससे पहले कि लीडर और बिगी उसको देखते, वो रेंगते हुए उस बुलेट के पास चला जाता है और उसे अपने मुंह में ले लेता है। इसी बीच वो दोनों दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर जाकर पता चलता है कि ऊपर वेंटिलेशन खुला हुआ है, मतलब शायद वो वेंट से बच निकली। यही सोचकर लीडर बाहर जाकर देखता है तेज बारिश भी हो रही होती है। अगर लिन वेंट से निकली होगी तो इसी रास्ते से
गई होगी, लेकिन जमीन पर पैरों के कोई निशान नहीं होते। वो समझ आता है कि लिन जरूर उस कमरे से बाहर गई नहीं, वहीं पर छुपी होगी, और उसका गेस बिल्कुल सही था। लिन ऊपर छुपी हुई थी और अचानक वो कमरे में खड़े बिगी पर हमला कर देती है। उसे खूब पीटती भी है, इतना पीटती है कि वो अधमरी हालत में पड़ा होता है। लिन अब निक को खोल देती है और वो दोनों वहां से बचने की सोचते हैं, लेकिन जब लीडर वापस आता है तो बिगी की हालत देखकर उसकी मदद करने के बजाय वो निक और लिन को ढूंढने में लगा होता है। लीडर के जाने के बाद बिगी बड़ी मुश्किल से उठ खड़ा होता है, वो मरना नहीं चाहता। इसी बीच निक और लिन कंट्रोल रूम में आ जाते हैं और वहाँ के माइक पे निक बात करता है जो पूरे मुर्दा घर में सुनाई देती है। वो कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम कौन हो इंस्पेक्टर टोंग। सुनकर लीडर शॉक हो जाता है क्योंकि वही उसका असली नाम है। और जूनियर ऑफिसर सैम, तुम्हें भी मैं जान गया हूँ। इस पर बिगी भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसका नाम ही सैम है। इसका छोटा भाई जिसे हम छोटू कह रहे थे वो भी एक पुलिस ऑफिसर है। निक कहता है कि मैं पूरी केस डिटेल्स पढ़ चुका हूँ और तुम लोगों की असलियत भी जान चुका हूँ। और यहाँ पर दिखाते हैं कि असल में हुआ क्या था दोस्तों। एक्चुअली दो गैंग्स के बीच में नशीले पदार्थ की कोई डीलिंग हो रही थी और वहाँ पर बहुत सारा नशीला पदार्थ और बहुत बड़ी रकम दांव पर लगे थे। उसी जगह पे चैंग भी थी जो कि एक बड़े गैंग लीडर की बेटी थी। गैंगस्टर्स की मीटिंग ठीक चल रही थी बिल्कुल, लेकिन अचानक कोई बहस शुरू हुई और बहस ने शूट आउट का रूप ले लिया। दोनों गैंग्स ने एक दूसरे को शूट किया और दोनों गैंग्स के आदमी वहीं पर मर गए। इस बात की खबर जब इंस्पेक्टर टोंग को मिली तो वो अपने दो जूनियर ऑफिसर्स को लेकर वहां पर गया। एक गैंग का लीडर जिंदा बचा था जो इंस्पेक्टर टोंग को देखकर खुश हुआ कि अच्छा हुआ तुम आ गए, प्लीज मुझे बचा लो। लगता है टोंग और इस गैंग के लीडर के बीच अक्सर लेन देन होता था, पर गैंग लीडर को बचाने के बजाय टोंग उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डालता है। वहाँ पर वो बिगी और छोटू से कहता है कि अब ये सारा पैसा और माल सब हमारा है, तीनों इक्वल शेयर बांट लेंगे। रिपोर्ट में ये लिख देंगे कि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो दोनों गैंग्स ने एक दूसरे को मार दिया था। पर दोस्तों वहाँ पर चैंग छुपी हुई थी जो कि ये लोग जानते नहीं थे उस समय। वो अचानक गन लेकर इन्हें शूट करने आ जाती है तो लीडर अपनी गन से उसे शूट कर देता है, यानी पुलिस डिपार्टमेंट के गन से शूट कर देता है। फिर वो खुद ही अपने डिपार्टमेंट को कॉल करके इसे शूट आउट की खबर देता है। लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है कि ये लड़की यानी चैंग एक बड़े गैंग लीडर की बेटी है और अगर उस गैंग लीडर को पता चला कि उसकी बेटी की बॉडी में इंस्पेक्टर टोंग के गन का बुलेट था तो वो जरूर टोंग की जान ले लेता। इसीलिए टोंग और उसके जूनियर्स चैंग की बॉडी से बुलेट निकालना चाहते थे और उनकी इस कोशिश में इतना बड़ा कांड हो गया। बताओ, अब ये सारी बातें निक को पता चल चुकी थी, इसीलिए लीडर निक की जान के पीछे पड़ जाता है। पर इसी बीच बिगी को टोंग पर भी गुस्सा आता है कि सारी मुसीबत की जड़ वही था और उसे बचाने के चक्कर में ही बिगी अपने भाई को खो गया। इसीलिए वो टोंग को शूट करने वाला होता है, पर टोंग तो बिगी को ही शूट कर देता है और अब निक को ढूंढने में लगा होता है। यहाँ निक और लिन कुछ केमिकल्स यूज करके टोंग के लिए कोई ट्रैप सेट करते हैं। इन बातों से बेखबर टोंग उस केमिकल पर पैर रख देता है और जब वो आगे बढ़ता है तो वहाँ लिन ने कोई पाउडर फैलाया होता है। उस पर पैर रखते ही वो जगह जलने लग जाती है। इतना ही नहीं, निक ने उस कमरे में टाइमर भी सेट किया होता है जिससे कि थोड़ी देर में उस केमिकल रिएक्शन से वो जगह फट जाएगी। लीडर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देता है और फिर निक और लिन को ढूंढकर उन्हें खूब मारता है। ये दोनों भी मिलकर उसे पकड़ कर मारते हैं, लेकिन कुछ ही देर में ये जगह ब्लास्ट हो जाएगी। टोंग निक पर गन तान देता है। तब वो रिवील करता है कि जिसने तुम्हारी वाइफ का कत्ल किया था वो मेरे हाथ लगा जरूर था, पर वो मेरा दोस्त था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और तब निक उसे वो बुलेट दिखाता है जिसे लेने वो यहाँ पर आया था। निक उस बुलेट को उसी ओर फेंकता है जिसे पकड़ने के लिए वो पीछे की ओर जाता है और ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता है। ब्लास्ट से बचने के लिए निक अपने गले में पहना हुआ वो रिंग निकालता है जो उसकी वाइफ का था। वो एक डायमंड रिंग था और क्योंकि डायमंड बहुत ही स्ट्रांग होता है तो उसके नुकीले कोने से वो ग्लास डोर पर खरोंच करने लगता है जिससे कि ग्लास जरा कमजोर हो जाता है। फिर निक और लिन मिलकर उस ग्लास को तोड़कर बाहर कूद जाते हैं। अगले ही सेकंड मुर्दा घर हो जाता है ब्लास्ट। लेकिन एग्जामिनेशन रूम ब्लास्ट से बच गया था। जहां पर दोस्तों निक ने वो रिकॉर्डिंग मशीन ऑन की थी ना, वहीं पर उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था जो कि पुलिस के लिए अब एक इम्पोर्टेंट एविडेंस बन गया था। निक और लिन पर कोई केस नहीं होगा क्योंकि उस रिकॉर्डिंग के आधार पर वो साबित कर पाएंगे कि इंस्पेक्टर टोंग और उसके साथी गद्दार पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने इन पर हमला किया और अपने बचाव में इन्होंने उन्हें मार डाला। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।